साल 2025 महीना सितंबर का काठमांडू की शांत सुबहें अचानक नारों से गूंज उठी। यह किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं थी, बल्कि यह नेपाल के इतिहास का वो पन्ना था जिसे दुनिया ने जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया। एक ऐसा आंदोलन जो सड़कों से ज्यादा स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लड़ा गया और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। हाथों में बैनर की जगह स्मार्टफोन और जुबान पर बदलाव के नारे लिए हजारों युवा, छात्र, कलाकार और युवा पेशेवर सड़कों पर उतर आए। उनकी मांगें सीधी और स्पष्ट थीं। दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही, सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता और डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की यूएन सेंसर्ड आजादी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था को एक पीढ़ी की खुली चुनौती थी। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इस डिजिटल आग को भड़काया? इस आंदोलन के गुमनाम चेहरे कौन थे और उन्होंने अधिकारियों को मात देने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई? हम समझेंगे कि कैसे हिमालय की गोद में बसे इस देश के आंदोलन ने दुनिया भर की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, पहले ट्वीट से लेकर अंतिम समाधान तक। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, विरोध की चिंगारी यानी असली कारण। 8 घटनाओं की टाइमलाइन तारीखवार। 8 युवाओं की मुख्य मांगे। 8 सरकार की प्रतिक्रिया। 8 अब तक के नतीजे। 8 नेपाल और दुनिया पर इसका असर। 8 और आखिर में आगे क्या हो सकता है? पृष्ठभूमि, नेपाल के युवाओं, खासकर जेन जी में लंबे समय से गुस्सा पनप रहा था। वजह थी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही की कमी। सोशल मीडिया पर पहले से ही एनिपो किड्स और अनीपो बेबीज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जिनमें नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों की ऐशो आराम भरी जिंदगी को उजागर किया जा रहा था। चिंगारी, ट्रिगर। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख दी। जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं करेंगे उन्हें नेपाल में बैन कर दिया जाएगा। डेडलाइन पूरी होते ही 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर और यूट्यूब को बंद कर दिया गया। इस कदम को युवाओं ने सिर्फ नियम नहीं, बल्कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश माना। घटनाक्रम, टाइमलाइन। 8 सितंबर 2025 की सुबह एक नई क्रांति की पटकथा लिख रही थी। विवादास्पद दूरसंचार विधेयक के खिलाफ गुस्सा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। काठमांडू, पोखरा और विराटनगर जैसे बड़े शहरों में हजारों छात्र और युवा हाथों में तख्तियां और दिलों में बदलाव की उम्मीद लिए सड़कों पर उतर आए। उनका लक्ष्य था संसद भवन को घेरना और सरकार को अपनी आवाज सुनाना। हवा में तानाशाही मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन युवाओं का सैलाब उन्हें पार करने पर आमादा था। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने पहले पानी की बौछारें और फिर आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो एक भयानक और अविश्वसनीय कदम उठाया गया। सुरक्षा बलों ने निहत्थे छात्रों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी थी। दिन ढलते ढलते देश को एक गहरा जख्म मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी थी और सैकड़ों घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इस रक्तपात ने पूरे देश को झकझोर दिया। घबराई हुई सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में काठमांडू घाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 सितंबर की हिंसा ने आग में घी का काम किया। 9 सितंबर को कर्फ्यू की परवाह न करते हुए लोग फिर सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस बार उनका गुस्सा और भी प्रचंड था। अब यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक विद्रोह था। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हमला बोल दिया। सरकार पर दबाव चरम पर था। स्थिति को संभालने की कोशिश में गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा लिया, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अंततः 2 दिनों के अभूतपूर्व जन विद्रोह के सामने झुकते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवाओं की मांगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि 8 सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटे। 8 भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म किया जाए।
ए, दोषी मंत्रियों और नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। ए, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई व्यवस्था बने। सरकार की प्रतिक्रिया। शुरुआत में सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट और संचार पर पाबंदी बढ़ाई। लेकिन जब प्रदर्शनकारी और मजबूती से डटे रहे, तब जाकर सरकार को बैन हटाना पड़ा। गृह मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री का इस्तीफा इस आंदोलन की बड़ी जीत मानी गई। अब तक के नतीजे। 8, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फिर से चालू हो गए। 8, कई बड़े नेता पद से हटे। 8, युवाओं की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। 8, लेकिन इसके साथ ही कई मौतें, हिंसा और आर्थिक नुकसान भी हुआ। नेपाल और दुनिया पर असर। नेपाल के लिए यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत थी। यह अब तक की सबसे बड़ी युवा शक्ति की अभिव्यक्ति थी, जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दिखा दिया कि आज का जनरेशन, जिसे अक्सर राजनीति से उदासीन समझा जाता था, अब चुप नहीं बैठ सकता। युवाओं ने पारंपरिक राजनीतिक दलों और संरचनाओं को दरकिनार करते हुए सीधे सत्ता से संवाद का एक नया रास्ता बनाया। इस आंदोलन ने पुरानी पीढ़ी और राजनीतिक प्रतिष्ठान को उनकी आवाज सुनने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी आवाज जो जोरदार, साफ और जवाबदेही की मांग कर रही थी। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर यह आंदोलन एक शक्तिशाली संदेश बन गया। इसने दुनिया को दिखाया कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जनता की सबसे असरदार आवाज है। जहां पारंपरिक मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं सोशल मीडिया एक अनफिल्टर्ड, लोकतांत्रिक मंच बनकर उभरा। हैशटैग नारों में बदल गए और लाइव स्ट्रीम जमीनी हकीकत दिखाने वाली खिड़कियां बन गईं, जो आधिकारिक बयानों से कहीं ज्यादा सच्ची थीं। यह सिर्फ जानकारी साझा करने के बारे में नहीं था, यह एक समुदाय बनाने, घंटों के भीतर हजारों को जुटाने और वास्तविक समय में सत्ता को जवाबदेह ठहराने के बारे में था। इस अभूतपूर्व डिजिटल लामबंदी ने स्वाभाविक रूप से एक वैश्विक बहस को जन्म दिया, जो आज भी जारी है। दुनिया भर में सरकारें और नीति निर्माता अब इस दुविधा से जूझ रहे हैं। एक तरफ गलत सूचना और नफरत भरे भाषणों के प्रसार का हवाला देते हुए सख्त नियमों की वकालत की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ्री स्पीच के समर्थक चेतावनी देते हैं कि ऐसे नियम सेंसरशिप की ओर एक फिसलन भरी ढलान हो सकते हैं। नेपाल के इस आंदोलन ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आप डिजिटल पब्लिक स्क्वायर को नियंत्रित कैसे करते हैं, बिना उन आवाजों को दबाए जिन्हें सशक्त बनाने के लिए यह बना है। आगे क्या? अब सवाल यह है कि नई सरकार क्या वाकई पारदर्शिता और ईमानदारी लाएगी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, या यह आंदोलन सिर्फ एक दौर बनकर रह जाएगा? जो भी हो, नेपाल के युवाओं ने इतिहास में अपनी ताकत दर्ज कर दी है। निष्कर्ष: नेपाल का जेएनजी आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह एक गहरी पुकार थी, न्याय, आजादी और बराबरी के लिए। यह आंदोलन पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि अगर युवा एकजुट हो जाए तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। कॉल टू एक्शन: आपको क्या लगता है, क्या यह आंदोलन नेपाल में स्थायी बदलाव लाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।